चलो 32 का टेबल सुनो। एक बारी और इंतहाई रोबदार आवाज राहदारी में गूंजी तो माला, जो अपनी ही धुन में चल रही थी, एकदम ठटक कर रुक गई। उसे हैरत से सर उठाकर सामने देखा। जहाँ एक खूबरू मगर इंतहाई खतरनाक दिखने वाला नौजवान उसके रास्ते रोके खड़ा था। इर्द गिर्द खड़े लड़की लड़कियों के चेहरे पर खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात थे, और वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जी मैं, माला ने उलझन से अपने दाएं बाएं देखते हुए था, जहाँ इस वक्त कोई और मौजूद नहीं था, और जो थे वो काफी फासले पर खड़े तमाशा देख रहे थे। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है क्या? उस नौजवान ने अपनी मजबूत बाजू सीने पर बांधते एक तनसिया मुस्कुराहट के साथ कहा। आज माला की यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, और वो सीधा सीनियर्स के साथ हाथ चढ़ गई थी। मुझे नहीं आता, माला ने इंतहाई सादगी और थोड़े से गुस्से से जवाब दिया, क्योंकि उसे इस लड़के का बेबाक और मगरूर अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर सजा मिलेगी, उस खूबरू नौजवान ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, और उसकी गहरी स्याह आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। 100 दफा सिट स्टैंड करो। उसे अच्छा खासा जज कर रहा था। माला ने एक गहरी सांस ली और अपनी किताबों को सीने से लगाते उसे घूरा। मुझे वो भी नहीं करनी आती, आप करके दिखाएं। माला भी अपने नाम की एक ही थी। किसी से बिला वजह दबना या डरना उसने सीखा ही नहीं था। उसकी इस बेबाक बात पर इर्द गिर्द खड़े जवेर के दोस्तों में एक खुसर पुसर शुरू हो गई थी, क्योंकि आज तक किसी ने जवेर सुल्तान के सामने इस तरह आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत तक नहीं की थी। अच्छा, जवेर की आंखों में खतरनाक और गहरी चमक होगी। देन किस में, वो तो कर ही लोगे ना। उसने इंतहाई डिठाई से कहा, से पहले कि माला कुछ समझ पाती। उसने माला की कलाई से थाम कर एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। माला का चेहरा उसकी जोड़े और मजबूत सीने से टकराने ही वाला था कि माला का हाथ पूरी कुव्वत से फिजा में बुलंद हुआ और एक जोरदार थप्पड़ जवेर सुल्तान के गाल पर रसीद हुआ। थप्पड़ की आवाज उसके पुरसुकून राहदारी में किसी बम के धमाके की तरह गूंजी। उस हंगामा खेज और तूफानी सुबह से महज चंद घंटे पहले का वक्त था, जब माला अपने कमरे के नरम गुदास बिस्तर पर बेफिक्र और सुकून की नींद सो रही थी। उसका कमरा किसी शहजादी के ख्वाबगाह का मंजर पेश करता था, जहाँ हर चीज नफासत, खूबसूरती और बेपनाह अमारत की गवाही दे रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की के दबीज और रेशमी पर्दों को चीरती हुई उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने खिसमिसा कर आंखें खोली। आज उसकी जिंदगी का एक नया दिन था। वो यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, जिसके लिए वो पिछले कई दिनों से बेहद पुरजोश और खुश थी। उसके वालिदैन की मौत को एक तवील अरसा गुजर चुका था, और उसके बाद से उसके मामू ही उसकी कुल कायनात और वाहिद सहारा थे। उस शानदार हवेली नुमा घर और इससे जुड़ी तमाम बेतहाशा जायदाद के निगहबान और केयर टेकर थे, जबकि कानूनी तौर पर वो हर चीज़ की इकलौती वारिस सिर्फ माला थी। वो जल्दी से उठी और आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। उसे एक सादा मगर इंतहाई दीदा से लिबास से तन किया था, जिसकी मासूमियत और कुदरती खूबसूरती को मजीद निखार दे रहा था। बेड साइड टेबल पर रखी अपने वालिदैन की तस्वीर को देखकर उसने एक उदास मुस्कुराहट के साथ उन मक्खन जैसे नरम गालों पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर निकल आई। डाइनिंग हॉल बहुत वसी और पुरतइश था, जहाँ लंबी मेज पर उसके मामू पहले से मौजूद थे, जो कि अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। माला को देखते ही उनके चेहरे पर एक शफकत भरी सी मुस्कुराहट आई। आओ बेटा, नाश्ता कर लो, उन्होंने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा। माला मुस्कुराती उनके पास कुर्सी खींचकर बैठ गई और जूस का गिलास उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम मामू, आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, मैं बहुत खुश हूँ, माला ने सैंडविच प्लेट में रखते हुए चहक कर कहा था। और उसके मामू ने उसे गहरी नज़र से देखा और चाय का कप उठा लिया था। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, जीते रहो। बेटा, आज यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लो। उनके लहजे में एक अजीब सा ठहराव और पोशीदा सी घबराहट थी। माला ने हैरत से नवाला वहीं छोड़कर मामू की तरफ देखा था। आज पहला दिन है यूनिवर्सिटी का, आज मैं कैसे छुट्टी कर सकती हूँ मामू जान? उसने कदरे परेशानी और जिद से कहा। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही लग रही, और मुझे दफ्तर के लिए कुछ ज़रूरी काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज घर पर ही रहो, ताकि मुझे तसल्ली रहे, मामू ने इंतहाई प्यार और हमदर्दी से कहा। माला एक पल को जैसे खामोश हो गई। उसे अपने मामू से बहुत मोहब्बत थी और वो उनकी कोई बात टालना नहीं चाहती थी, लेकिन आज उसका दिल यूनिवर्सिटी जाने के लिए बुरी तरह से मचल रहा था। मामू, आप फिक्र ना करें, मैं बस अपनी क्लासेस लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगी, और
फिर आपके पास ही रहूँगी ना। माला ने उनका हाथ अपने नर्म हाथों में लेते हुए मोहब्बत से कहा था। मामू ने एक हल्की सी आह भरी और उसके सर पर हाथ फेरा। ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखना और ड्राइवर के साथ ही जाना और सीधा वापस आना। उन्होंने हार मानते हुए कहा। माला ने इस बात में सिर हिलाया और नाश्ता ख़त्म करके खुशी खुशी वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ नाखुशगवार लम्हे लाने वाला है। गाड़ी के सफ़र बहुत पुरसुकून था। माला खिड़की से बाहर भागते मनाजिर को देख रही थी और वो काफ़ी एक्साइटेड थी। आंखों में बहुत सारे इरादे और अज़्म लिए यूनिवर्सिटी का माहौल माला के लिए बिल्कुल नया और दिलफरेब था। हर तरफ चहल पहल थी। लड़की लड़कियां टोलों की शक्ल में नजर आ रहे थे और गपशप कर रहे थे, और एक नई जिंदगी का एहसास हर तरफ फैला हुआ था। माला ने एक तवील सांस ली और यूनिवर्सिटी के वसी और इस कैंपस में कदम रखा। कुछ ही देर में उसकी मुलाकात अपनी क्लास की एक लड़की हिरा से हो गई, जो बहुत बातूनी और हंसमुख और मिलनसार थी। दोनों ने जल्दी एक दूसरे से दोस्ती कर ली और अपार्टमेंट की तरफ चल दी। हीरा से यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों और यहाँ के माहौल के बारे में तफसीलन बता रही थी। तुम्हें पता है माला, हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, जावेद सुल्तान। वो बस नाम का स्टूडेंट है, लेकिन उसका रूप किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से कम नहीं है। हीरा ने इर्द गिर्द देखते सरगोशी के से अंदाज में कदरे खौफजदा होकर कहा। माला ने बेनियाजी से कंधे झुकाए और अपने कदमों की रफ्तार कम किए बगैर बोली, मुझे क्या हीरा, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, किसी डॉन या गुंडे से डरने नहीं। माला का ये बेपरवाह और नर अंदाज हीरा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मोहतात रहने का उसे मशवरा दे रही थी। वो दोनों बातें करती हुई रौदारी से गुजर रही थी कि अचानक उनके सामने लड़कों का एक ग्रुप आकर खड़ा हो गया। ये जावेद सुल्तान उसके दोस्त थे, जिन्होंने जानबूझकर उनका रास्ता रोका था। माला ने पहली बार जावेद को देखा। उसकी पर्सनालिटी बहुत जानदार और रोबदार थी, लेकिन वो किसी भी तरह से एक शरीफ और आम तालिब इल्म नहीं लग रहा था। उससे 4 रंग की शर्ट पहन रखी थी, जिसकी आस्तीनी कोहनियों तक फोल्ड थे और उसके मोटे मसल्स वाज़ेह हो रहे थे, जिन पर उभरी हुई रगें उसे मजीद खौफनाक बना रही थी। उसकी कलाइयों में चमड़े के मुख्तलिफ बैंड्स थे। कान में एक छोटी सी बाली थी और उस अपने घने बालों को पीछे की तरफ खींचकर पोनी बनाई हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर और लापरवाही थी, जो माला को पहली नज़र में ही जहर लगी थी। रास्ता दीजिए, हमें क्लास के लिए देर हो रही है। माला ने इंतहाई शाइस्तगी से मगर मजबूती से कहा। जावेर के दोस्तों ने एक जोरदार ठेका लगाया, जबकि जावेर ने अपनी जगह से एक भी इंच हटने की सहमत नहीं की थी। पहले सीनियर्स को सलाम करो और फिर हमारा टेस्ट पास करो, फिर रास्ता मिलेगा। जावेर के एक दोस्त ने आगे बढ़कर मुंह छुड़ाते हुए कहा। हिरन ने डर कर माला का हाथ पकड़ लिया, लेकिन माला के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो सीधी जावेर की आंखों में देखी थी, जो अब उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। और फिर वही हुआ जिसने पूरे कैंपस में तहलका मचा दिया। जावेर ने उससे 32 का पहाड़ा पूछा। उसके इनकार पर उसे उठक बैठक करने का कहा, और फिर जब माला ने उसे चैलेंज किया तो उसे घटिया फरमाइश कर दी, जिस पर माला का खून खौल उठा। जब जावेर ने माला का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा, तो माला जो पहले ही उनकी बदतमीजी पर जब्त किए हुई थी, उसका पारा हाई हो गया और उसे एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर अपना नरम हाथ पूरी कुव्वत से जावेर के गाल पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज के बाद वहां मुकम्मल तौर पर भयानक सन्नाटा छा गया। हीरा के तो जैसे सांस ही रुक गए और उसका चेहरा सर्द पड़ गया। जावेर के दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई थी और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दुबली पतली और मासूम सी लड़की यूनिवर्सिटी के सबसे खौफनाक और ताकतवर लड़के पर हाथ उठाने की जुर्रत करेगी। उसे आहिस्ता से अपने गाल पर हाथ रखा, जहाँ माला की पतली उंगलियों के निशान तेजी से सुर्ख हो रहे थे। उसे धीरे से अपना चेहरा सीधा किया और माला की तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त ऐसी वहशत और जुनून और गुस्सा था कि कोई आम इंसान होता तो वहीं खौफ से जमीन में गड़ जाता, लेकिन माला अपनी जगह पर साबित कदम खड़ी रही। उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखती रही। उसका सीना गुस्से और जज्बात की शिद्दत से तेज से ऊपर नीचे हो रहा था। सवेर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो माला की गर्दन दबोच कर उसे वहीं जान से मार देगा, लेकिन फिर उसने हवा में ही अपना हाथ रोक लिया। उसने अपनी उंगलियां इतनी जोर से भींची कि उसके हाथ की रगें उभड़ आई
और उसका जबड़ा तन गया। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। सवेर की आवाज़ इतनी सर्द थी कि आसपास खड़े लोग भी दिखते रह गए थे। माला ने उसकी धमकी को कोई परवाह नहीं की थी। नामहरम मेरा हाथ पकड़ेगा तो मैं यूं ही उसका मुंह तोड़ दूंगी। माला ने पूरे एतमाद और गुस्से से कहा, हीरा का हाथ पकड़कर वहां से खींचती हुई आगे बढ़ गई। सवेर सुल्तान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। उसकी जिंदगी में आज तक किसी ने उसकी बात का काटने की हिम्मत तक नहीं की थी, और आज एक मामूली सी लड़की ने सबके सामने उसके गरूर और अना को खाक में मिला दिया था। उसके दोस्त सब उसके करीब आ चुके थे, लेकिन किसी के में भी उसके बोलने की कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जावेर ने एक आखिरी नजर राहदारी के उस मोड़ पर डाली जहां से माला गायब हो चुकी थी, और फिर बगैर कुछ कहे वहां से पलट गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब वो उस लड़की को ऐसी सजा देगा कि अपनी पूरी जिंदगी उस थप्पड़ को याद रखेगी। एक ऐसी सर्द जंग का आगाज हो चुका था जिसका अंजाम दोनों में से किसी को मालूम नहीं था। माला अपनी क्लास में बैठकर अपनी तेजी से धड़कते हुए दिल को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं थी। उसने वही किया था जो उसे एक इज्जतदार लड़की होने के नाते अपने दिफा में सही लगा था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने जिस शख्स से दुश्मनी मोल ली है वो उसकी जिंदगी के सुकून को ताऊबाला करने की पूरी ताकत और इरादा रखता है। हिरा उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी अभी तक सदमे किसी कैफियत में थी और बार बार मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती, जैसे उसे डर हो कि जावेर सुल्तान किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएगा और उन दोनों का नामो निशान मिटा देगा। माला ने गहरी सांस ली और अपनी तवज्जो प्रोफेसर के लेक्चर पर मरकूज करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें एक तार खिड़की से बाहर लॉन की तरफ उठ गई जहाँ लड़कों का एक हुजूम खड़ा था और उनके दरमियान जावेर सुल्तान मौजूद था। उसका लंबा चौड़ा और मजबूत वजूद दूर से अपनी दहशत और रोब का एहसास दिला रहा था। उसने अपने बाजू सीने पर बांध रखे थे और उसकी नजरें सीधी माला की क्लास की खिड़की पर जमी थी। माला ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी सर्द और गहरी आंखों ने माला की आंखों का सीधा रास्ता नापा। उन नजरों में एक अजीब सी चुभन, एक खामोश सी धमकी छुपी थी जो किसी भी आम लड़के का दिल दहलाने के लिए काफी थी। लेकिन माला भी पूरी डिटाई और बेनियाजी से नजरें नहीं चुराई और उसे मुसलसल घूरती रही, यहाँ तक कि प्रोफेसर ने उसे मुखातिब करके लेक्चर की तरफ ध्यान देने को कहा। माला ने खिड़की से नजरें हटा ली, लेकिन उसे अपने वजूद के गिर्द जावेर की वो गहरी निगाहें सारा दिन महसूस होती रही। दूसरी तरफ जावेर सुल्तान के अंदर इंतकाम की एक ऐसी आग भड़क चुकी थी जिसे बुझाना अब बज़ाहिर नामुमकिन हो गया था। वो यूनिवर्सिटी का बेताज बादशाह था जिसकी मर्जी के बगैर यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलता था, और आज एक दुबली पतली सी लड़की ने सैकड़ों तलबा के सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसकी अना और रोब की धज्जी उड़ा दी थी। उसके गाल पर अब माला की उंगलियों के निशानात की जलन महसूस हो रही थी जो उसे बार बार याद दिला रही थी कि उसकी बेइज्जती का हिसाब अभी बाकी है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। चंद दिन बीत चुके थे, लेकिन यूनिवर्सिटी की फिजाओं में अब भी उसी थप्पड़ का तस्करा आम था। दिन गुजरने के साथ साथ यूनिवर्सिटी में जफीर और माला के दरमियान एक खामोश टकराव जारी था। माला जहाँ भी जाती जफीर और उसके दोस्त साए की तरह उसके आसपास मौजूद होते, और वो कुछ कहते नहीं थे और ना ही माला का रास्ता रोकते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी और जफीर की वो निगाहें जो हर वक्त माला का ताक़ुब करती रहती थी एक अजीब सा नफसियाती दबाव पैदा कर रही थी। जफीर पढ़ाई कम और अपनी टीम के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता था। वो एक लोफर और गुंडे की तरह सारा दिन कैंपस में घूमता रहता और यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे पर उसकी गहरी नजर होती थी। लेकिन इस सब इंतकाम और गुस्से के लबादे के पीछे एक अजीब सी कैफियत थी जो जफीर के सीने में पड़ रही थी। वो रातों को सो नहीं पाता था। वो जितना माला को बर्बाद करने का सोचता, उसके जहन में माला का गुस्से से तिमतिमा हुआ चेहरा, उसकी वो बेखौफ आंखें उभर आती। जफीर खुद भी उस उलझन का शिकार था कि उस लड़की की इस बगावत पर इस कदर गुस्से में होने के बावजूद उसकी तरफ खींच क्यों रहा है। उसकी दिलेरी और उसकी वो मासूम सी शक्ल जावेर के दिल के किसी बंद दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दे रही थी, और वो इस दस्तक को नज़रअंदाज करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस हकीकत से भाग नहीं सकता था
کہ مالا نے صرف اس کے گال پر ہی نہیں بلکہ اس کے دل پر بھی ایک گہرا وار کیا تھا، جسے وہ اپنے دوستوں اور دنیا کی نظر سے چھپائے ہوئے تھا۔ ایک دوپہر جب کلاسز کا طویل جلسہ ختم ہوا تو بھوک اور تھکاوٹ سے مالا کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹی اور ہیرا کو بازو سے پکڑ کر کنٹین کی طرف چل پڑا۔ ہیرا اسے بار بار سمجھا رہی تھی کہ زبیر سے جا کر معافی مانگ لے، لیکن مالا اپنی موقف پر ڈٹی تھی۔ کنٹین طلبہ سے بڑی تھی اور ہر طرف ایک شور سا برپا تھا، لیکن جیسے ہی مالا اور ہیرا نے ایک قدم رکھا، کنٹین کے مخصوص کونے میں بیٹھے لڑکوں کے گروپ کی نظریں ان پر جم گئی۔ یہ زبیر سلطان کی مخصوص جگہ تھی جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مالا نے اسے دیکھتے ہی نظریں پھیری اور ایک گہری ایک خالی میز کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ہیرا کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے۔ سلطان، پھلجھڑی آئی ہے۔ زبیر کے ایک دوست نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے مالا کی طرف اشارہ کیا، جس کی پشت اس وقت ان کی طرف تھی۔ زبیر نے گردن موڑ کر ایک نظر مالا پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کی دل کی دھڑکن بھی ایک دم سے بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اسے بنا کچھ کہے غصے کی ایک گہری گولی مالا کی پشت پر ڈالی اور بڑی روحانیت سے اپنا رخ پھیر لیا، جیسے اسے مالا کی موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑتا، حالانکہ اس کا سارا دھیان مالا کی ایک ایک حرکت پر تھا۔ مالا نے 2 سینڈوچ اور چائے کا آرڈر دیا اور کرسی پر بیٹھ کر سکون سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہیرا نے مالا کے سامنے والی کرسی سنبھالی اور بار بار کنکھیوں سے زبیر کے ٹیبل کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے مالا، تم نے اس دن تھپڑ کا کیا خوب لگایا تھا۔ ہیرا نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا دھیما رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی ستائش بھی تھی۔ سنا ہے یونیورسٹی کا مشہور گنڈا ہے یہ، پر تم نے تو ذرا بھی لحاظ نہیں کیا مالا۔ ہیرا کی بات سن کر مالا نے چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگایا، ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ کیوں کروں میں لحاظ؟ کوئی نامحرم میرا ہاتھ پکڑے تو میں یوں ہی اس کا منہ توڑ دوں گی۔ مالا کی آواز میں ایک واضح گونج اور اعتماد تھا جو آس پاس بیٹھے چند لوگوں نے بخوبی سن لیا۔ مالا نے اپنے جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سیدھی زبیر کے ٹیبل کی طرف بھی اٹھی تھی، حالانکہ اس نے زبیر کی طرف براہ راست نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی بات اس شخص تک پہنچ چکی تھی جس کے لیے کہی گئی تھی۔ زبیر کے دوستوں نے مالا کا یہ جملہ سن کر اپنے دانت پیس لیے اور ایک لڑکا غصے سے اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ زبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کرسی پر بٹھایا۔ زبیر کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس نامحرم والے لفظ نے زبیر کے اندر ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس لڑکی کی پاکیزگی اور اس کی جرأت پر حیران بھی تھا اور فدا بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کی انا اسے کچھ بھی تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک آخری بار مالا کو دیکھا جو بڑے سکون سے اپنی چائے ختم کرنے میں مصروف تھی، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے کنٹین سے باہر نکل گیا۔ مزید کچھ دن گزر گئے، وہ دونوں کے درمیان کوئی براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مالا کو لگنے لگا تھا کہ شاید زبیر اس کی زندگی سے دور ہو گیا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ طوفان آنے سے پہلے ہمیشہ ایک گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ ایک شام جب یونیورسٹی کا ہنگامہ خیز ماحول ایک قدرے خاموشی میں تبدیل ہونے لگا تھا، سورج کی زرد کرنیں کیمپس کی عمارتوں کو پر ایک اداس سا منظر پیش کر رہی تھی۔ زیادہ تر طلبہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ مالا اور ہیرا لان میں بچھی ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ ہیرا نے اپنا بیگ کندھے سے لٹکایا اور مالا کی طرف دیکھ کر بولی، جب تک اپنے نوٹس چیک کر رہی تھی، مالا، گھر نہیں چلنا؟ سبھی جا رہے ہیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ ہیرا نے مالا کو آواز دی تو مالا نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں باقی اب گنتی کے چند طالب علم ہی باقی رہ گئے تھے۔ ہاں تم جاؤ ہیرا، مالا نے بڑی آرام اور لاپرواہی سے کہتے اپنا دھیان دوبارہ نوٹس کی طرف کر لیا تھا۔ آج میں ذرا لیٹ جاؤں گی، میرے پروجیکٹ کا کام ہے تھوڑا، اور مجھے اس کے لیے لائبریری سے کچھ بکس چاہیے ہوں گی۔ مالا نے اپنی بات مکمل کی اور ہیرا کو الوداع کہا۔ ہیرا نے اسے ایک بار پھر احتیاط کرنے کا کہا اور تیز تیز قدموں سے حویلی کی مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مالا اپنی کتاب سمیٹ کر مرکزی عمارت کے اس حصے کی طرف چل دی جہاں یونیورسٹی کے قدیم اور وسیع و عریض لائبریری موجود تھی۔ مالا اس بات سے بالکل انجان تھی کہ اس کی یہ تمام باتیں کچھ فاصلے پر کھڑے کچھ نامعلوم لوگوں نے بغیر بغور سن لی ہے۔
और उन साजिशी अनासर के करंदे थे जो माला को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। मौत उसके ताकुब में थी और वो खुद चलकर उस अंधे कुएं की तरफ जा रही थी। लाइब्रेरी का अंदरूनी माहौल इंतहाई पुरसुकून और खामोश था। किताबों की पुरानी खुशबू और लकड़ी की अलमारियों का एक अजीब सा शहर था। उस जगह को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया गया था। माला ने अंदर दाखिल होकर लाइब्रेरियन को देखा, जो ज़ाहिर अपना सामान समेटने में मसरूफ था, पर अपनी मतलूबा किताब की तलाश में शेल्फ के दरमियान खो गई। उसे कुछ मोटी किताबें चुनी और एक कोने में रखी मेज पर बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। वक्त गुजरने का एहसास उसे तब हुआ जब लाइब्रेरी की खिड़कियों से आने वाली रोशनी मद्धम पड़ गई और हॉल में लगी ट्यूबलाइट्स चल उठी। उसे अपनी घड़ी की तरफ देखा तो शाम गहरी हो चुकी थी और बाहर मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुकी थी और इस पूरे हॉल में वो अकेली बैठी थी। उसे अचानक एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो गया कि इतनी बड़ी इमारत पे अकेले होना, वो भी रात की दोपहर, काफी खौफनाक था। उसे जल्दी से अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल किया और अपनी किताबें बैग में डालकर कंधे पर लटकाया। उसकी नज़र लाइब्रेरियन की मेज पर पड़ी थी, जो खाली थी। उस शख्स भी अचानक कब का जा चुका था। माला ने एक लंबी सांस ली और तेज कदमों से चलते हुए लाइब्रेरी के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ी, जो कि बाहरी लकड़ी से बना हुआ था। उसने दरवाजे के पीतल के हैंडल पर हाथ रखा और उसे नीचे की तरफ दबाया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से नहीं हिला। उसे थोड़ी सी और ताकत लगाई और हैंडल को जोर से घुमाया, मगर दरवाजा अब भी बंद था। माला के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसे दोनों हाथों से दरवाजे को अपनी तरफ खींचा और फिर धक्का दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा बाहर से मुकम्मल तौर पर लॉक हो चुका था। माला के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी और एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसे दरवाजे पर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिया। कोई है बाहर? दरवाजा खोले, मैं अंदर हूँ। माला की कांपती हुई आवाज उस बड़ी और खाली लाइब्रेरी की दीवारों से टकरा कर वापस उसके कानों में गूंजने लगी, मगर बाहर से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ एक भयानक सुनाटा और खामोशी थी, जो माला के आसाब को मुंजमद कर रही थी। उसकी नजरें बेबसी से दरवाजे पर जमी थी कि अचानक उसकी नाक पर से एक अजीब सी और तेज बू टकराई। ये जलते हुए कागज और लकड़ी की बू थी। माला ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो लाइब्रेरी के आखिरी हिस्से में, जहां पुरानी किताबों का जखीरा था, गहरी स्याह धुआं उठ रहा था। देखते ही देखते उस धुएं ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और आग के सुर्ख और पीले शोले लकड़ी की उन पुरानी अलमारियों को अपनी लपेट में लेने लगे। माला की आंखें खौफ से भर गई और उसके कदम जमीन में घड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अचानक आग कैसे भड़क उठी। वो पीछे की तरफ हटी, लेकिन आग की शिद्दत और तपिश इतनी ज्यादा थी कि चंद ही लम्हों में पूरा हॉल धुएं से भर गया। माला जोर जोर से खांसने लगी, क्योंकि वो जहरीला धुआं उसके फेफड़ों में बढ़ रहा था। बचा, कोई मुझे बचा। माला ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज धुएं में घुट कर रह गई। उससे दौड़कर खिड़कियों की जानिब जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी मजबूती से बंद थी। आग अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था और सांस लेना बिल्कुल महाल हो गया था। वो लड़खड़ाई और अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। मौत उसे अपने सामने खड़ी हुई महसूस हो रही थी। उसने अपने दुपट्टे से मुंह छुपाने की कोशिश की, लेकिन धुएं और हरारत ने उसके हवास छीनना शुरू कर दिए थे। वो चकरा कर फर्श पर गिरी और उसके जहन पर तारीकी छाने लगी। उसकी बंद होती आंखों ने आखिरी मंजर शोलों का देखा और उसके बाद उसके कानों में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा तोड़ दिया हो। इससे पहले कि वो देख पाती कि कौन आया है, माला मुकम्मल तौर पर बेहोश होकर अंधेरों की वादी में उतर चुकी थी। धमाके की लर्ज़ाखेज आवाज के साथ ही लाइब्रेरी का भारी लकड़ी का दरवाजा किसी सूखे पत्ते की तरह टूटकर जमीन बोस हुआ और उसके साथ ही मजबूत कदावर हिला धुएं के उस गहरे बादल को चीरता अंदर दाखिल हुआ। ये जाबिर सुल्तान था, जिसकी सांसें उस वक्त एक अजीब सी वहशत और बेकरारी से चल रही थी। वो कैंपस से जा चुका था, लेकिन किसी नामालूम बेचैनी ने उसे बीच रास्ते से ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। और जब उसने मरकजी इमारत की तरफ आते हुए लाइब्रेरी की खिड़कियों से निकलता स्याह धुआं देखा, तो उसके आसाब जैसे मुंजमद हो गए। उसे फौरन याद आया कि उसने माला की वो बात सुनी थी
کہ वो आज देर तक लाइब्रेरी में रुकेगी। ये सोच ही उसके दिल के लिए जानलेवा साबित हुई थी कि वो जिद्दी और निडर सी लड़की उस वक्त आग की उस जहन्नुम में अकेली फंसी हुई है। उसने अपनी शर्ट के बाजू नाक पर रखा और चलती हुई अलमारी के दरमियान दरवाज़ा दीवाना वार भागने लगा। हर तरफ आग के सुर्ख शोले मौत का रक्स कर रहे थे और तपिश इतनी ज़्यादा थी कि जल्द जलती हुई महसूस हो रही थी। माला! उसकी बाहरी आवाज़ धुएं में घुट कर रह गई, लेकिन उसकी नज़रें मुसलसल ज़मीन और तारीक कोनों को टिटोल रही थी। अचानक उसकी नज़र इस कोने में पड़ी जहाँ आग का घेरा सबसे ज़्यादा तंग था। वहाँ फर्श पर वो एक बेजान सा वजूद गिरा हुआ था। ज़ावेर का दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसे अपनी जान की परवाह किए बगैर आग के उन शोलों के बीच छलांग लगा दी और माला के पास पहुंच गया। माला का चेहरा धुएं की वजह से पीला पड़ रहा था और मुकम्मल तौर पर बेहोश थी। ज़ावेर ने एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर झुक कर उसके बेजान वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में उठाया था और उसे अपने चौड़े सीने से लगा लिया। उसका नरम सा वजूद ज़ावेर के हिसार में था और ज़ावेर को अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को खोने का इतना शदीद और भयानक खौफ महसूस हो रहा था। उसने माला को मजबूती से थामा और बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी ऊपर से एक चलता हुआ बाहरी शहतीर सीधा उसके ऊपर गिरा। ज़ाहिर के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से माला आग की जद में आ सकती थी। उसने बिजली की सी तेजी से अपने जिस्म को घुमाया और माला को अपने सीने में छुपाते अपना दायां बाजू उस पर गिरते हुए शहतीर के आगे कर दिया। जलती हुई लकड़ी ज़ावेर के बाजू से जोर से टकराई और उसकी शर्ट का कपड़ा फौरन जल गया। गोश्त चलने की एक तेज बू उठी और ज़ावेर के मुंह से दर्द की एक मध्यम सी सिसकी निकली, लेकिन उसने माला पर जरा भी आंच तक नहीं आने दी थी। उसने शहतीर को जोर से धक्का देकर परे किया और अपने जलते हुए बाजू की परवाह किए बगैर माला को सीने से लगाए आग के उस तूफान से बाहर निकल आया। बाहर खुली और ठंडी हवा में आते ही उसने माला को लॉन की नरम घास पर लेटाया। उसका अपना सांस बुरी तरह से फूल रहा था और बाजू से अपने वाली दर्द की ठेसें उसके दिमाग को सुन कर रही थी, लेकिन उस वक्त उसकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ माला पर थी। उसने माला के चेहरे को हल्के से थपथपाया और इंतहाई घबराहट से उसे पुकारने लगा, माला, आंखें खोलो। उसकी आवाज़ में वो रोब और गरूर कहीं गायब हो चुका था। इसकी जगह एक नामालूम सी तड़प ने ले ली थी। खुली हवा की दोस्त पर चंदों बाद माला के सीने में हरकत हुई और वो जोर जोर से खांसने लगी। धुएं की वजह से उसका गला बुरी तरह से छिल चुका था। उसे धीरे धीरे अपनी भोजल पलकें खोली तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया। जैसे उसकी नज़र साफ हुई, सब अपने बिल्कुल करीब झुका हुआ एक वजूद का चेहरा नजर आया, जो कि धुएं की वजह से जगह जगह से काला हो रहा था। लेकिन उसकी गहरी स्याह आंखों में उस वक्त माला के लिए एक ऐसी फिक्र और इस्तराब था जिसे माला ने पहले कभी नहीं देखा था। ये जावेर सुल्तान था, वही जावेर सुल्तान जिसके मुंह पर उसने सबके सामने थप्पड़ मारा था। माला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया और उसे माला को क्यों बचाया। माला ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक कमजोर सी आवाज ही निकल सकी। जावेर ने एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली और सर को पीछे की तरफ गिराया, जैसे उसे माला के होश में आने पर दुनिया के सबसे बड़ा सुकून मिल गया हो। माला की नज़र अचानक जावेर के दाएं बाजू पर पड़ी, जहां से शर्ट मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी और उसका बाजू पूरी तरह से झुलस कर सुर्ख हो चुका था, जिस पर छाले पड़ना शुरू हो गए थे। माला का ये दिल ये मंजर देखकर बुरी तरह से धड़का और अपनी बिखरी हुई हालत और खांसी को भूल कर उसने बेख्तियार जावेर का झुलसा हुआ बाजू थाम लिया। जावेर, आपका बाजू। माला की आवाज में एक शदीद दर्द था और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े, जो उसकी गालों पर बहने लगे। जवेर ने माला की उस अचानक लम्स पर अपनी आंखें खोली और माला की आंखों में अपने लिए वो दर्द और आंसू देखकर वो एक पल के लिए जैसे कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा। वो लड़की जो कल तक उससे बगावत कर रही थी, आज उसकी एक जख्म पर हो रही थी। लेकिन बस जवेर को अपनी अना और अपना वो रूप याद आया जो उसने दुनिया के सामने कायम कर रखा था। फौरन एक झटके से अपना बाजू माला की गिरफ्त से छुड़ाया, अपने चेहरे पर दोबारा वही सर्द और गुस्से वाला तासुर सजा लिया। हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे, जावेर ने इंतहाई सख्त लहजे में से डांटा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। और इस वक्त जब पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी है, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रही थी?
जवेर ने दांत पीसते उस पर गुस्सा किया, हालांकि अंदर से वो जानता था कि माला वहां अपने प्रोजेक्ट के लिए ही गई थी। माला भी लड़खड़ाती हुई अपनी जगह से खड़ी हो गई और जवेर की इन गुस्सा भरी आंखों में देखने लगी, जहां अब सख्ती के पीछे छुपी वो नरमी और फिक्र माला को साफ साफ नजर आ रही थी। माला ने अपने आंसू साफ किए और उसकी आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत और शुक्रगुजारी उभर आई। जानती हो, अगर मैं ना आता तो क्या होता तुम्हारे साथ? जावेर ने एक बार फिर से उसे धमकाने वाले अंदाज में कहा। माला ने उसे देखते ही गहरी सांस ली और उसके मुंह से वे सख्त वो अल्फाज फिसल गए जिस पर उसका अपना भी कोई इख्तियार नहीं था। आपके होते मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। माला की ये बात सुनकर जवेर का सारा गुस्सा जैसे किसी ने एक पल में नचोड़ दिया। जवेर हैरत से उस मासूम लड़की को देखने लगा, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सा यकीन और मान था। वो दांत पीसता हुआ माला की तरफ एक कदम बढ़ा गया, जिससे उसकी उस बेबाकी पर अब कोई सजा देगा। लेकिन माला बिल्कुल नहीं डरी और उसके रास्ते में खड़ी रही। जवेर का चेहरा माला के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। आपका बाजू बहुत जल गया है और दर्द से आपका चेहरा भी लाल हो रहा है। माला ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से अपना हाथ आगे बढ़ाया और जवेर के उस गाल को छुआ, जहां कुछ देर पहले उसने पूरी ताकत से थप्पड़ मारा था। माला की उन नरम उंगलियों का लम्स जैसे जवेर के पूरे वजूद में उतर गया और उसका वो सारा दर्द जो वो बाजू में महसूस कर रहा था कहीं गायब सा हो गया। जवेर ने उसकी इस हरकत पर कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके होंठों पर एक इंतहाई मायनी खेज और शरारती से मुस्कुराहट उभर आई, जिसने उसकी इस पुरस्कार शख्सियत को मजीद दिलफरेब बना दिया था। मरहम रखना चाहती हो तो बताओ, जवेर ने कदरे झुक कर माला की आंखों में देखते इंतहाई धीमी आवाज में कहा, जिसमें एक वाज़ेह इशारा उस उसकी तरफ था जो उसने राहदारी में माला से मांगी थी। माला ने जवेर की ये बात सुनकर फौरन अपना हाथ उसके गाल पर हटाया। उसके चेहरे पर एक हयादार सी सुर्खी दौड़ गई। उस गुस्से से जावेर को घूरा, लेकिन उस गुस्से में भी अब एक अजीब सी मिठास थी। खबरदार, जो दोबारा मुझे किस करने का बोला तो। माला ने मुस्कुराते अपने हल्के हाथ का एक मुक्का जवेर के पेट में मारा। जवेर ने भी अपनी हंसी को बामुश्किल रोका और उसके चेहरे पर एक मुकम्मल और खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई, जो आज से पहले यूनिवर्सिटी में किसी ने नहीं देखी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके दरमियान मौजूद वो नफरत और इंतकाम की दीवार जैसे उस आग में जलकर हमेशा के लिए राख हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसे नए और खूबसूरत रिश्ते ने ले ली थी, जिसका नाम अभी वो दोनों खुद भी नहीं जानते थे। चले, अब बहुत देर हो गई है। माला ने अपनी बिखरी हुई हालत को दुरुस्त करते हुए कहा, तो जाफिर का चेहरा दोबारा संजीदा हो गया। उसने माला का हाथ पकड़ा और सपने साथ पार्किंग की तरफ ले जाने लगा, जहां उसकी शानदार और कीमती गाड़ी मौजूद थी। जावेद ने गाड़ी का दरवाजा खोला और माला को इशारे से अंदर बैठने का कहा। माला बेहद इत्मीनान के साथ बैठ गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी अनजान रास्ते पर गामजन थी। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? माला ने हैरानी से जावेद की तरफ देखते हुए कहा, आपका बाजू चल गया है, आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। पहले कुछ राज है जो तुम पर आश्कार होने चाहिए। जावेद ने इंतहाई संजीदा अंदाज में कहा तो माला को जवाब दिया और गाड़ी ड्राइव करता रहा। माला उसे उलझन भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन उस वक्त उसे जवेर का पर एक अजीब सा भरोसा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन ये खामोशी भोजल नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सा सुकून था। जवेर एक हाथ से स्ट्रिंग संभाले हुए था और उसका झुलसा हुआ बाजू सीट पर रखा हुआ था, जिसे माला बार बार फिक्रमंदी से देख लेती थी। लेकिन जवेर की नजरें सामने सड़क पर जमी थी। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? माला ने उस तवील खामोशी को तोड़ते हुए धीमे और फिक्रमंद लहजे में कहा। मुझे दर्द की आदत है माला, तुम अपनी फिक्र करो। जवेर ने अपने सामने देखते हुए स्पार्ट मगर एक अजीब सी नरमी के साथ जवाब दिया, जिस पर माला उलझ सी गई मगर खामोश हो गई। कुछ देर के तवील सफर के बाद जवेर ने गाड़ी को शहर के एक इंतहाई पोश और सुनसान इलाके की तरफ मोड़ लिया, जहाँ बड़ी बड़ी पुरतईश हवेलियां बनी हुई थी। गाड़ी एक इंतहाई बड़े और शानदार बंगले के स्याह आईनी गेट के सामने रुकी, जो फौरन ही अंदर से खोल दिया गया। ये कहाँ ले आए आप मुझे? माला ने उस बंगले की शानो शौकत और पहरेदारों को
देख कर घबराहट से पूछा। जबीर ने गाड़ी अंदर पोर्च में रोकी और माला की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। तुम अंदर चलो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जावेर उसे लिए गाड़ी से उतरा और शानदार बंगले के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहां माला की जिंदगी के वो खौफनाक राज खुलने वाले थे जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थे। माला के कदम मुंजमद हो गए थे, लेकिन जवेर की मजबूत मौजूदगी उसे एक अजीब सा हौसला दे रही थी। वो दोनों इस आलीशान बंगले के वसी और इस लाउंज में दाखिल हुए तो वहाँ की खामोशी और नफासत किसी शाही महल का मंजर पेश कर रही थी। कीमती फानूस की मध्यम रोशनी पूरे हॉल में फैली हुई थी और सामने रखे एक इंतहाई पुरतइश सोफे पर एक बावकार और दराज कद शख्स बुर्जुमान था, जिसके बालों में चांदी उतर आई थी, लेकिन उसके चेहरे का रूप और आंखों की चमक सावेर जैसी ही थी। माला उन्हें देखते ही ठटक कर रुक गई थी, लेकिन जब जवेर के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने सर उठाया और उनके चेहरे पर एक इंतहाई शफीक और गहरी मुस्कुराहट उभर आई। आओ बेटा आओ, कब से आप ही का इंतजार था। उन्होंने अपनी जगह से खड़े होते हुए इंतहाई नरमी और मोहब्बत से कहा, और उनकी नजरें माला के धुएं से अटे हुए चेहरे पर ठहर सी गई। माला ने हैरानी और उलझन से जावेर की तरफ देखा और फिर उस बावक्कार शख्स की तरफ नजरें घुमाई। क्या मैं आपको जानती हूँ? माला की आवाज में एक हिचकिचाहट और डर नुमाया था। वो शख्स मुस्कुराया और धीरे से नफी में सर रहा है। नहीं बेटा, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद अब जाना नागजीर होगा। आओ यहाँ बैठो। उन्होंने सूफी की तरफ इशारा किया और फिर जावेर की तरफ मुड़े, जिसका बाजू बुरी तरह से झुलस चुका था और वहां से खून और पानी रस रहा था। जावेर बेटा, तुम फौरन जाओ और अपनी बैंडेज करवाओ। हम माला बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। इसे कुछ हकीकतों से रोशनास करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सुल्तान साहब के लहजे में एक अजीब सा दर्द और हमदर्दी थी। जावेर ने खामोश नजर माला पर डाली, जो अब सोफे के एक किनारे पर सिमट कर बैठ गई थी, और फिर वो बिना कुछ कहे लाउंज पर से मलका राहदारी की तरफ मुड़ गया। माला की नजरें जावेर की पुश्त पर जमी थी, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। बेटा, जिंदगी बाज़ औक़ात हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ हम अपने अपने ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और जिन्हें हम गैर समझते हैं वही हमारे मुहाफिज साबित होते हैं। सुल्तान साहब ने अपनी बात का आगाज एक इंतहाई गहरी और फलसफाना बात से किया। मौला ने चौंक कर उन्हें देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स इतनी रात के उसे ये सब क्यों बता रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं, और जवेर मुझे यहाँ क्यों लाया है? माला ने अपने हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए कदरे घबराहट से पूछा। बेटा, जो कुछ आज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और वो आग तुम्हें मारने के लिए लगाई गई थी। सुल्तान साहब के अल्फाज किसी बम की तरह माला के दिमाग पर गिरे और इसका सांस एक लम्हे के लिए रुक गया। माला की आंखें हैरत और सदमे से दो चार हो गई। कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? मेरा तो इस दुनिया में मेरे मामू के सिवा कोई भी नहीं है। माला की आवाज़ लर्ज रही थी और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। बेटा, बदकिस्मती से वही तुम्हारे खून के प्यासे हैं। सुल्तान साहब ने एक सर्द आह भरते हुए तलख हकीकत माला के सामने रख दी। माला अपने सोफे से एक झटके से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और नाकाबिले यकीन तासुरात उभर आए। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे मामू के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो मेरे माँ बाप की मौत के बाद मेरे वाहिद सरपरस्त है। उन्होंने मुझे फूलों की तरह पाला है, और आप मुझसे ये तवक्का कर रहे हैं कि मैं आप जैसे एक अजनबी की बातों पर यकीन कर लूं? माला का गुस्सा अरूज पर था और वो वहां से जाने के लिए मुड़ने ही लगी थी कि पीछे से एक भारी आवाज ने उसके कदम झगड़ लिए। इंसान जब अंधा हो जाए तो उसे रोशनी भी चुभने लगती है। ये जावेर की आवाज़ थी, जो अपने बाजू पर पट्टी बंधे वापस आ चुका था। उसके हाथ में एक ब्राउन रंग की फाइल थी और उसका चेहरा एक इंतहाई स्पाट और संजीदा था। जावेर चलता हुआ आगे आया और उसने वो फाइल माला के सामने शीशे की मेज पर फेंक दी। तुम हकायक से भाग सकती हो माला, लेकिन सच को जुटला नहीं सकती। तुम्हारे मामू सिर्फ तुम्हारी दौलत और उस बेतहाशा जायदाद से मोहब्बत करते हैं, तुमसे नहीं। जावेर के अल्फाज किसी निश्तर की तरह माला के दिल में उतर रहे थे। माला ने उस फाइल को देखा और उसे खोला।
اس میں کچھ قانونی دستاویزات، بینک کی رسیدیں، کچھ تصاویر تھی۔ یہ تمہارے والد کی وصیت کی کاپی ہے۔ زبیر نے مالا کے چہرے پر ابھرتے صدمے کو دیکھ کر اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے مطابق تمہارے 20 سال کا ہونے تک ان تمام جائیداد کی وارث تم ہو، لیکن اس کا کنٹرول تمہارے ماموں کے پاس ہے۔ اگر تم 20 سال کی عمر سے پہلے مر جاتی ہو تو قانونی طور پر یہ سب کچھ تمہاری قریبی رشتہ دار یعنی تمہارے ماموں کے نام ہو جائے گا۔ اب اگر تم نکاح کر لیتی ہو تو یہ سارے حقوق تمہارے شوہر کو منتقل ہو جائیں گے۔ تم کچھ ہی دنوں میں 20 سال کی ہونے والی ہو اور تمہارے ماموں کسی بھی قیمت پر یہ دولت اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتے، اس لیے تمہیں راستے سے ہٹانا اب ان کی سب سے بڑی مجبوری بن چکا ہے۔ زبیر نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس فائل پر گرنے لگے تھے جہاں واقعی سب یہ شرطیں لکھی ہوئی تھی، اور اگلا صفحہ اس لائبریرین کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل کا تھا جس میں آج صبح ہی ایک بہت بڑی رقم منتقل کی گئی تھی، اور وہ رقم ٹرانسفر کرنے والا کوئی اور نہیں، مالا کا اپنا سگا ماموں تھا۔ مالا کے گھٹنوں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ وہیں بے یقینی کی کیفیت میں صوفے پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت اونچی عمارت سے نیچے اسے دھکا دے دیا۔ اس کا واحد سہارا، اس کے خونی رشتے کا مان آج بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ سلطان صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور مالا کے سر پر انتہائی شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مت رو بیٹی، اللہ جسے بچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی۔ تمہاری زندگی میں ابھی اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔ انہوں نے مالا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ مگر اس سب سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ مالا نے سسکتے ہوئے مشکل پوچھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم پر وہ سب سے بڑا راز کھول دیا جائے جو پچھلے 10 سالوں سے اس دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ سلطان صاحب کے اس پراسرار انکشاف پر مالا نے اپنے آنسو روکے اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ زبیر کی نظریں بھی ایک عجیب سی اداسی کے ساتھ مالا پر جمی تھی۔ اور میرے ساتھ سلطان صاحب نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے لاؤنج سے باہر نکل گئے اور ایک لمبی اور چوری راہداری عبور کرتے بنگلے کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگے جہاں ایک عجیب سی ادیات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زبیر بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ لوگ ایک بڑے سے سفید دروازے کے سامنے رکے جس کے باہر 2 باڈی گارڈ مستعد کھڑے تھے۔ سلطان صاحب نے دروازہ کھولا اور مالا کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ مالا نے جیسے ہی اندر قدم رکھا اس کے قدم زمین پر گھڑ گئے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کمرہ کسی ہسپتال کے انتہائی نگہست والے وارڈ جیسا تھا جہاں جدید طبی آلات موجود تھے اور دل کی دھڑکن ماپنے والی مشینوں کی مدھم سی پیپ پیپ کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ لیکن مالا کی نظریں ان مشینوں پر نہیں بلکہ سامنے بستر پر لیٹے ایک انتہائی کمزور اور نحیف شخص پر جمی تھی جن کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور ان کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے۔ مالا کے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کے والد تھے جنہیں مالا پچھلے 10 سالوں سے مردہ سمجھتی آ رہی تھی۔ مالا کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ دیوانہ وار بھاگتی اس بستر کے پاس پہنچی۔ بابا! مالا کی کانپتی ہوئی آواز اس کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے کمزور اور لاغر ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اس پر اپنے آنسو کی برسات کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ماموں نے کہا تھا کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بابا آنکھیں کھولے، دیکھیں آپ کی مالا آئی ہے۔ مالا بلک بلک کر رو رہی تھی اور اپنے باپ کے چہرے کو چھو رہی تھی جن کی آنکھیں بند تھی اور وہ کسی گہری نیند میں جیسے سوئے ہوئے تھے۔ سلطان صاحب مالا کے قریب آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے بابا زندہ ہے مالا، پچھلے 10 سال سے یہ کوما میں تھے۔ وہ ایکسیڈنٹ جس میں تمہاری ماں کی جان گئی تھی وہ بھی کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ تمہاری ماموں کی سازش تھی۔ میں تمہارے بابا کا سب سے پرانا اور بیسٹ فرینڈ ہوں۔ جب مجھے اس سازش کا علم ہوا تو میں نے راتوں رات تمہارے بابا کو وہاں سے غائب کر دیا اور دنیا کی نظروں میں انہیں مردہ قرار دے دیا تاکہ تمہارے ماموں ان کی جان بخش دیں۔ میں نے دنیا کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ان کے لیے ہائر کیا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ کوما سے باہر آیا ہے اور ابھی ان میں بہت کمزوری ہے، ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے اور نہ ہی کسی کو پہچان پا رہے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ انہیں جلد از جلد مکمل آرام آ جائے۔ سلطان صاحب کی آنکھوں میں
आंखें भी अपने दोस्त की हालत देखकर नम हो गई थी। माला अपने बाप के सीने पर सर रखकर रोती रही। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। इतने सारे सदमे, इतने बड़े इंकशाफात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। सफीर खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा माला के उस दुख और सांसों को देख रहा था। उसके सीने में एक अजीब सी चुभन भी हो रही थी। वो लड़की जिसे वो रुलाना चाहता था, आज उसे रोता देखकर जावेद का अपना दिल कट रहा था। काफी देर तक माला अपने बाप के पास बैठी रोती रही, उनका हाथ चूमती रही। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका साया उसके सर पर मौजूद है, वो तन्हा नहीं है। लेकिन उसके साथ ही उसे अपने मामू की दरिंदगी पर एक शदीद नफरत और गुस्सा भी महसूस हो रहा था। जिस शख्स को वो बाप का दर्जा देती थी, वही उसके वालिदैन का कातिल निकला। माला ने अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस लेकर सुल्तान साहब की तरफ देखा, जिनकी आंखों में माला के लिए एक बाप जैसी शफकत थी। मुझे क्या करना चाहिए अंकल? मैं अपने बाबा को इस हाल में नहीं देख सकती, और मैं उस जालिम इंसान को नहीं छोड़ूंगी। माला की आवाज में अब दुख की बजाय एक मजबूती और इंतकाम की आग शामिल हो गई थी। सुल्तान साहब ने एक नजर जावेर पर डाली और फिर माला के पास आकर बैठ गया। बेटा, तुम इस वक्त उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी जान को अब हर लम्हे खतरा है। तुम्हारे मामू जब ये जानेंगे कि तुम लाइब्रेरी की आग से बच निकली हो तो तुम पर दोबारा हमला करेंगे, और हम तुम्हें यूं उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने तुम्हारी हिफाजत का एक रास्ता निकाला है। सुल्तान साहब ने एक लम्हे का वक्फा लिया, फिर इंतहाई संजीदगी से बोले, मैं चाहता हूं कि तुम जावेर से निकाह कर लो। सुल्तान साहब की ये बात सुनकर माला का दिमाग जैसे एक लम्हे के लिए सुन हो गया। उसने बेसाख्ता मुंह कर जावेर की तरफ देखा, जो कि अपने झुलसे हुए बाजू के साथ दीवार से टेक लगाए खड़ा था, और उसकी नजरें भी सीधी माला पर ही जमी थी। निकाह? माला के होठों से सिर्फ ये एक लफ्ज निकला। उसकी आवाज में एक शदीद उलझन और हैरत थी। हाँ बेटा, निकाह। सुल्तान साहब ने माला की घबराहट को समझते इंतहाई नरमी से समझाना शुरू किया। तुम्हारे वालिद की वसीयत के मुताबिक अगर तुम निकाह कर लेती हो तो तुम्हारी जायदाद और तुम्हारी तमाम सरपरस्ती का तमाम तर कानूनी हक तुम्हारे शौहर को मुंतकिल हो जाएगा, और इस तरह तुम्हारे मामू के हाथ से हर तरह का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, और वो तुम्हें कोई कानूनी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, जवेर तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देगा, कोई आम इंसान नहीं है। वो इन दरिंदों का मुकाबला करना अच्छे से जानता है। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, और मैं अपने दोस्त की अमानत को किसी सूरत ज़ाया नहीं होने दूंगा। सुल्तान साहब की हर बात में एक वज़न और सच्चाई थी, जिससे माला महसूस कर रही थी। माला ने दोबारा अपने बाबा की तरफ देखा, जो कि बेसत लेटे पड़े थे। उसे अपने बाबा की जान बचानी थी और उस शख्स को इंजाम तक पहुंचाना था जिसने उसका घर बर्बाद किया था। माला ने एक लंबी सांस ली। उसकी नजरें जावेर की तरफ उठी। जावेर आहिस्ता आहिस्ता चलता माला के करीब आया। उसके चेहरे पर वही पुरस्कार और सर्द मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा मान और तहफ़्फ़ुज़ था जो माला को किसी और के पास नजर नहीं आया। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा माला। मेरी जान चली जाएगी, लेकिन तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। जावेर के लहजे की गहराई और उसकी सच्चाई ने माला के दिल पर बराह रास्त असर किया। माला की नज़र जावेर के उस बाजू पर पड़ी जो उसने माला को बचाने के लिए आग में जला दिया था। उस शख्स जिसने चंद घंटे पहले अपनी जान पर खेल कर उसे मौत के मुंह से निकाला था, वो इस पर एतबार कर सकती थी। माला ने अपनी आंखें बंद की और एक फैसला कुन अंदाज में सर हिलाया। मुझे मंजूर है अंकल, मैं जावेर सुल्तान से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। माला की से एक जुमले ने उस कमरे की फिजा को बदल कर रख दिया था। सुल्तान साहब के चेहरे पर एक गहरा सुकून और तमानियत उभर आई थी, जबकि जावेर की स्याह और गहरी आंखों में माला के लिए एक ऐसा मसहूरकिन और अनदेखा जज्बा लहराया था जिसे लफ्जों से बयान करना नामुमकिन था। उसने माला की तरफ देखा, जो अपने बाप का हाथ थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं के बावजूद एक अजीब सा एतमाद था। सुल्तान साहब ने एक लम्हे की भी ताखीर किए बिना अपने खास आदमियों को, काजी साहब को बुलाने का हुक्म दिया, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन किसी भी वक्त माला तक पहुंच सकता है और उसे कानूनी और इखलाकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का यही वाहिद रास्ता था। कुछ ही देर में काजी साहब वहां पहुंच गए और उस जदीद कमरे में जहां माला के बाबा बेसित लेटे हुए थे, वहां निकाह की एक इंतहाई सादा मगर रूपरोर तकरीब का आगाज हुआ। काजी साहब ने खुतबा निकाह पढ़ा और फिर माला से
اس کی रजामंदी पूछी। माला ने अपने बाबा के हाथों को चूमा और अपने आंसुओं को पलकों में रोके हुए इंतहाई धीमी मगर पुरअज़्म अंदाज में 3 बार कबूल है कहा। उसके बाद काजी साहब जावेर की तरफ मुतवज्जा हुए, जो इस वक्त भी अपने जले हुए बाजू पर पट्टी बांधे इंतहाई बावकार अंदाज में खड़ा था। जावेर ने माला की झुकी हुई पलकों और उसके मासूम चेहरे को देखा। इंतहाई भारी और मर्दाना वजह से भरपूर आवाज में कबूल है कहकर उस लड़की को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और अपनी रूह का हिस्सा बना लिया, जिससे कुछ अरसा कब उसकी दुश्मनी शुरू हुई थी। निकाह मुकम्मल होते ही सुल्तान साहब ने आगे बढ़कर माला के सर पर प्यार दिया और जावेर को गले लगाया। आज से मेरी बेटी है, उसकी हर खुशी और हर दुख तुम्हारी जिम्मेदारी है जावेर, सुल्तान साहब ने इंतहाई शफीक अंदाज में कहा। तो जावेर ने इस बात में सर हिलाकर खामोश मगर अटल वादा किया। माला अपने भावा के पास कुछ देर मजीद रुकी, फिर सुल्तान साहब ने जावेर को हदायत की कि वो माला को बंगले के इस खास और महफूज हिस्से में ले जाए, जो कि जावेर की रहाइश गाह थी, ताकि माला कुछ देर आराम कर सके। जावेर माला को अपने साथ लिए बंगले के अकवी हिस्से की तरफ बढ़ गया। रात का पिछला पैर था और हर तरफ एक गहरी और पुरसार खामोशी छाई हुई थी। माला जावेर के साथ खामोशी से चल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल सी मची हुई थी। वो शख्स जिससे वो यूनिवर्सिटी में लड़ती थी आज उसका शौहर बन चुका था, और वो बड़े बड़े इंकशाफ जिन्हें वो अभी तक हजम नहीं कर पाई थी। जावेर ने माला को एक इंतहाई शानदार और पुरताइश कमरे में लाकर छोड़ा। खुद बाहर जाने लगा कि माला ने बेसाख्ता उसे आवाज दी। आप कहाँ जा रहे हैं? माला की आवाज में हिचकिचाहट थी। जावेर दरवाजे पर रुका और मुड़कर माला की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर थकावट और सदमात के गहरे असरात थे। मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम आराम करो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, जावेर ने इंतहाई नरमी से जवाब दिया और दरवाजा बंद करके चला गया। अगली सुबह जब माला की आंख खुली तो उसने खुद को बहुत हल्का और पुरसुकून सा महसूस किया। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने राहदारी में जावेर खड़ा था। उसने सफेद रंग की एक इंतहाई नफीस शलवार कमीज पहन रखी थी और उसका वो झुलसा हुआ बाजू अब बेहतर लग रहा था। जावेर ने माला को देखा कि उसकी नजरें एक पल के लिए उसके मासूम और दिलकश चेहरे पर ठहर सी गई। अब नाश्ता कर ले, फिर हमें एक बहुत जरूरी काम करने के लिए जाना है। जावेर ने उसे डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। नाश्ता खत्म करने के बाद जावेर ने उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ ले आया। माला ने हैरत से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे कुछ वहम दूर करने और तुम्हारे मामू के गिर्द बिछा हुआ जाल समेटने। जावेर ने मुस्कुराते हुए कहा, गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी का सफर शुरू हुआ तो माला बार बार जावेर के चेहरे को देख रही थी। उसके दिल में जावेर के लिए मोहब्बत और शुक्रगुजारी ने जन्म ले लिया था। वो शख्स जो बज़ाहिर एक कोंडा लगता था, अंदर से कितना मुहाफिज और मजबूत निकला था। जावेर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार सकती, माला ने धीरे से कहा। तो जावेर ने एक नज़र माला पर डाली और दोबारा सामने देखने लगा। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था और अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी हिफाजत मेरा सबसे पहला हक है। जावेर के लहजे की पुख्तगी ने माला के दिल को बहुत सुकून दिया। माला के अंदर मोहब्बत का एक ऐसा तूफान उठा कि वो खुद पर काबू न रख सकी। वो थोड़ा सा जावेर की तरफ झुकी और जब गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी तो माला ने इंतहाई शर्म और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात के साथ अपने नरम लब जावेर के गाल पर रख दिए। ये माला की तरफ से मोहब्बत और शुक्रगुजारी का एक बेसाख्ता और इंतहाई खूबसूरत इजहार था। जावेर का पूरा वजूद उस नर्म और मीठे लम्स से जैसे सुन हो गया। उसने हैरत और एक गहरी चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ माला की तरफ देखा, जिसका चेहरा इस वक्त शर्म से सुर्ख हो रहा था और वो नजरें चुराने लगी थी। जावेर ने सिग्नल खुलते ही गाड़ी साइड पर लगाई और इंजन बंद कर दिया। क्या हुआ, अपने गाड़ी क्यों रोक दी? माला ने घबरा कर पूछा। तो जावेर ने इंतहाई मायने खाइज अंदाज में उसे देखा और एक झटके में माला को खींच कर अपने करीब कर लिया। जावेर की इस अचानक अमल पर माला की सांसें रुक सी गई। जावेर ने अपना चेहरा माला के चेहरे के बिल्कुल करीब किया और उसकी आंखों में देखते इंतहाई धीमी आवाज में बोला, नेक्स्ट टाइम ऐसी होनी चाहिए किस। काफी इंतजार के बाद मिली है ये। जावेर के अल्फाज कहते उसने अपने लब माला के कांपते हुए लबों पर रख दिए। ये इंतहाई शिद्दत और मोहब्बत से भरपूर लम्स था, जिसमें जावेर ने माला पर अपने हक और अपनी बेपनाह मोहब्बत की मोहर सख्त कर दी थी। माला ने कुछ देर मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो भी
زبیر کی اس محبت اور اس کے حصار میں مکمل طور پر پگھل گئی۔ کافی دیر جب زبیر پیچھے ہٹا تو مالا کا چہرہ شفق کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور وہ لمبی لمبی سانسیں بھی لے رہی تھی۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور ایک ہاتھ سے مالا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ گاڑی شہر کے ایک انتہائی محفوظ اور سرکاری علاقے میں داخل ہوئی اور ایک بہت بڑی اور روبدار عمارت کے سامنے جا کر رکی، جس کے باہر پولیس کے پہرے دار کھڑے تھے۔ مالا حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ زبیر اسے لیے اندر داخل ہوا تو وہاں موجود ہر پولیس آفیسر اور اہلکار زبیر کو دیکھتے ہی مستعد ہو گیا اور اسے سلیوٹ کرنے لگا۔ مالا حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب آپ کو سلیوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مالا نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا تو زبیر اسے اپنے ساتھ ایک انتہائی شاندار دفتر میں لے آیا، جس کے دروازے پر ایس پی زبیر سلطان کی تختی لگی ہوئی تھی۔ زبیر نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ایک انتہائی گہری مسکراہٹ کے ساتھ مالا کو دیکھا۔ کیونکہ میں کوئی غنڈہ نہیں بلکہ اس شہر کا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوں مالا۔ زبیر کے اس انکشاف پر مالا کو لگا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ تم ایس پی ہو؟ تو پھر وہ یونیورسٹی میں کیا تھا؟ مالا نے بے یقینی سے پوچھا تو زبیر نے اسے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے انڈر کور تھا مالا۔ تمہارے ماموں صرف تمہاری جائیداد پر ہی قبضہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اس شہر کے ایک بہت بڑے ڈرگ اور اسلحہ سمگلنگ مافیا کا حصہ ہے، اور وہ یونیورسٹی کے طلبہ کو استعمال کر رہے تھے۔ مجھے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے تھے اور ان کے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنا تھا، اس لیے مجھے یونیورسٹی میں ایک بگڑے ہوئے لڑکے کا روپ دھارنا پڑا۔ تمہاری جان کو خطرہ اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ تمہارے ماموں کو شک ہو گیا تھا کہ شاید تم ان کے کچھ راز جان چکی ہو۔ زبیر کی ہر بات مالا کے دماغ میں موجود ہر الجھن کو سلجھا رہی تھی۔ کتنی پاگل تھی جو اس شخص کو لوفر سمجھتی تھی جو دراصل اتنا بڑا پولیس آفیسر تھا۔ اسی شام مالا کی اس شاندار حویلی میں اس کے ماموں اور اپنے چند خاص کرادوں کے ساتھ بیٹھے شراب کے نشے میں اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مالا لائبریری کی آگ میں جل کر خاکستر ہو چکی ہوگی اور وہ اس ساری دولت کے واحد مالک بن چکے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ لڑکی میرے راستے کی دیوار ہے اور وہ دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی ہے۔ ماموں نے کہکا لگاتے ہوئے اپنے کارندوں سے کہا۔ ان کا کہکا بھی فضا میں ہی تھا کہ اچانک حویلی کے دروازے پر ایک زوردار دھماکے سے کھلے اور درجنوں مسلحہ پولیس آفیسر پورے حویلی کو اپنے گھیرے میں لے گئے۔ ماموں کے ہاتھ سے شراب کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ ماموں نے غصے اور روب سے واپس پولیس آفیسر کو چلانے کی کوشش کی کہ تبھی ان کے پیچھے سے ایک انتہائی بھاری اور جانی پہچانی آواز ابھری۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم کون ہو اور تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے۔ یہ زبیر سلطان تھا جو اپنی مکمل پولیس یونیفارم میں انتہائی دبدبے اور غرور کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، اور اس کے بالکل ساتھ مالا کھڑی تھی۔ مالا کو زندہ سلامت دیکھ کر ماموں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ان کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ تم زندہ ہو؟ ماموں کے منہ سے ہکلاتے صرف یہی الفاظ نکلے، ہاں میں زندہ ہوں ماموں، تاکہ آپ کو آپ کے انجام تک پہنچتا ہوا دیکھ سکوں۔ مولا نے آگے بڑھ کر انتہائی نفرت اور غصے سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے میرے ماں باپ کو مجھ سے چھینا، مجھ سے میری زندگی چھیننے کی کوشش کی، لیکن آپ بھول گئے تھے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ زبیر نے آگے بڑھ کر ایک بھاری فائل ماموں کے منہ پر دے ماری، جس میں ان کے تمام غیر قانونی دھندوں، بینک ٹرانسفرز اور مالا کے باپ پر حملے کے تمام پکے ثبوت موجود تھے۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے اس پورے مافیا کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کا بندوبست میں نے بہت اچھے طریقے سے کر دیا۔ زبیر نے اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا، جنہوں نے آگے بڑھ کر ماموں اور اس کے خاندوں کو ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ ماموں گڑگڑاتے ہوئے مالا سے معافی مانگنے لگے، لیکن مالا نے اپنا رخ پھیر لیا۔ جن رشتوں میں خون اور دھوکہ شامل ہو جائے وہ کبھی معافی کے قابل نہیں رہتے۔ مالا کے آخری جملے کے ساتھ پولیس ماموں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی اور اس شاندار حویلی میں ایک بار پھر سکون اور انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ زبیر نے مالا کے کندھے پر انتہائی شفقت سے ہاتھ رکھا اور مالا نے اپنے سر کو زبیر کے سینے پر رکھ دیا۔ آج وہ مکمل طور پر آزاد اور محفوظ ہو چکی تھی۔ وقت پر لگا کر گزرنے لگا۔ کئی ماہ بیت چکے تھے، وقت نے اپنے زخم بھر دیے تھے اور مالا کی زندگی میں بہار لوٹ آئی تھی۔ آج زبیر کے اس شاندار بنگلے کو روشنی اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔
کہ مالا اور زویر کی باقاعدہ رخصتی کی تقریب تھی۔ بنگلے کے وسیع لان میں مہمانوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف خوشیوں کا راج تھا، لیکن اس محفل کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ مالا کے ماما بابا اب کومے سے باہر آ چکے تھے۔ وہ بھی مکمل طور پر چلنے پھرنے کے قابل تو نہیں تھے، لیکن وہ ایک خوبصورت سی ویل چیئر پر بیٹھ کر انتہائی خوشی اور فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ مالا نے سرخ رنگ کا انتہائی قیمتی اور روایتی عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، جس میں وہ کسی آسمانی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زبیر سیاہ رنگ کی شیروانی میں اپنے تمام تر مردانہ وجاہت اور روب کے ساتھ اس کے پہلو میں موجود تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں کوئی غرور نہیں بلکہ مالا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ رخصتی کا وقت ہے تو مالا روتی ہوئی اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ بابا نے مالا کا ماتھا چوما اور پھر زبیر کا ہاتھ پکڑ کر مالا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میری بچی اب تمہارے حوالے ہے زبیر، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ زبیر نے انتہائی احترام سے مالا کا ہاتھ بابا کا ہاتھ چوما۔ آپ فکر نہ کریں انکل، مالا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، میں اس کی حفاظت ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ زبیر کی اس یقین دہانی نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ بالا کی باقاعدہ رخصتی اور وہ زبیر کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرہ سرخ گلاب اور موتیا کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ہر مدھم سی روشنی نے ماحول کو انتہائی سحر انگیز بنا دیا تھا۔ مالا بستر کے کنارے بیٹھی اپنی دل کی تیز دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور زبیر اندر داخل ہوا۔ اسے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے چلتا مالا کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مالا کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ زبیر نے اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں سے مالا کے گھونگھٹ کو اٹھایا تو مالا کی شرم سے جھکی ہوئی پلکیں اس کا دیکھ کر زبیر ایک لمحے کے لیے سانس لینا جسے بھول گیا تھا۔ تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے خود پر رشک آ رہا ہے کہ تم میری ہو۔ زبیر نے مالا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے انتہائی مدہوش کن آواز میں کہا۔ مالا نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی اور زبیر کی محبت بھری آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھے جو عزت اور پیار دیا ہے وہ میرے لیے اس دنیا کی ہر خوبصورتی سے بڑھ کر ہے۔ مالا نے انتہائی محبت اور شرم سے جواب دیا۔ زبیر مسکرائے، اس نے جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہیرے کی مالا نکالی اور مالا کے گلے میں پہنا دی۔ یہ مالا تمہارے نام کی ہے، اب تم میری زندگی کی وہ مالا ہو جسے میں مرتے دم تک اپنے گلے سے لگا کر رکھوں گا۔ زبیر کے اس جملے پر مالا مسکرا دی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، زبیر نے اچانک شرارت سے اپنی آنکھیں سکیڑتے مالا کے اور قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ مالا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ کیا بات؟ مالا نے پوچھا تو زبیر کے لبوں پر وہ پرانی اور مخصوص مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ 32 کا پہاڑا یاد ہوا یا اب بھی کوئی سزا دینی پڑے گی مجھے؟ زبیر کی اس بات پر مالا کی ہنسی چھوٹ گئی اور اسے شرما کر اپنا چہرہ زبیر کے سینے میں چھپا لیا۔ زبیر نے ایک زوردار کہکا لگایا اور مالا کو اپنے مضبوط احسان میں لے لیا۔